देखिए, कोई ग्रह अच्छा फल देगा बुरा फल देगा, उस ग्रह के ऊपर हमें बहुत सारी बातें लगानी पड़ती हैं। सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से जजमेंट नहीं होता है। तो इधर लिखा गया है कि ग्रह में बल आता है और ग्रह शुभ होने लग जाते हैं जब ये इस कॉलम वाली कंडीशन लगती है। और जब इस कॉलम वाली कंडीशन लगती है, निर्बली और अशुभ फल तब बनने लगता है जब इसमें कॉलम के कंडीशन लगेंगे। तो हर कंडीशन को मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा कि आप अपनी कुंडली में कैसे ग्रहों को अच्छा मान सकते हैं, किस प्रकार के ग्रह अच्छा फल दे सकते हैं आपको, और किस प्रकार के ग्रह खराब फल दे सकते हैं, अशुभ हो जाते हैं। तो ये आप लोगों के पास भी होगा, है सबके पास? नहीं है? बुक में अगर आप खोलेंगे तो ये एक अलग चैप्टर ही शायद हमने इसका जोड़ा हुआ है, पेज संख्या 406, पेज नंबर 406। यही सेम चीज वहां पे दिया गया है। तो पेज संख्या 406 पे है, वहां से देखेंगे। फिलहाल अब मैं इसी पीडीएफ को एक्सप्लेन करने वाला हूं, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप उस ग्रह को अच्छा मानेंगे जो ग्रह स्वराशि का ग्रह जो होता है, उसके अंदर अच्छाई बढ़ जाती है, वो शुभ फल देने की क्षमता में आने लग जाता है। स्वराशि का ग्रह किसको बोलते हैं? ग्रह अपने घर में हो उसको क्या बोलते हैं? स्वराशि का। तो एक बार हम यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं स्वराशि। आप लोग भी देख लीजिएगा इसी बहाने याद है कि नहीं। सूर्य स्वराशि मतलब स्वाग्रही, मतलब स्वराशि बोलिए चाहे स्वाग्रही, दोनों एक ही चीज है। सूर्य किस राशि में अपने घर में होता है? सिंह। यानी अगर यही लगाएंगे बात सूर्य के ऊपर, तो अगर सूर्य सिंह राशि में हो तो वह, उसे बल मिलता है क्योंकि अपने घर में है, वह उसका फल शुभ होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो सूर्य का सिंह, चंद्रमा का कर्क, मंगल का मेष और वृश्चिक, मंगल दो राशि का स्वामी है, मेष और वृश्चिक। बुध दो राशि का स्वामी है, मिथुन और कन्या। बृहस्पति के लिए धनु और मीन, धनु और मीन राशि में बृहस्पति स्वराशि का होता है। शुक्र के लिए वृषभ और तुला, शनि के लिए मकर और कुंभ। राहु जो है बुध की राशि में और केतु गुरु की राशि में अच्छा फल यानी स्वराशि जैसा फल देगा। इधर जो चीजें लिखी गई हैं इसी का अपोजिट यहाँ पर लिखा गया है। अगर कोई ग्रह स्वराशि का है तो उसमें जो बल आएगा, शुभता आएगी, वही चीज अपोजिट हो जाएगा जब वह शत्रु के घर में हो जाएगा। यानी स्वराशि में अपने घर में रह करके वह बलवान होता है, शुभ होता है, तो शत्रु राशि के घर में हो करके, शत्रु के घर में हो करके उसके बल में कमी आती है और ग्रह का बल घटेगा तो वो उसमें अशुभता आएगी। तो शत्रु वाला फैक्टर हमने आपको कल बता दिया था, कौन कौन से ग्रह शत्रु हैं प्रबल, उन ग्रहों को हमने कल आपको बताया था, उसे आप लोग तैयार कर लिए होंगे। अब हम इसी समय इन ग्रहों का फलादेश भी कर लेंगे कि जैसे अगर कोई ग्रह अपने घर में है, स्वराशि का है, तो वह कैसा फल करता है, उसे हम कैसे समझें, उसमें क्या हम फील करें, महसूस करें। स्वराशि का मतलब हो गया कि अपने घर में है ग्रह। कोई भी जब एस्ट्रोलॉजी में आप विवेचन करते हैं, और उस विवेचन में जब आप ग्रहों को अपने ऊपर जोड़ लेते हैं, तो आप बहुत तेजी से चीजों को सीख पाते हैं। जैसे स्वराशि मतलब ग्रह अपने घर में हो, तो आप अपने आप को एक ग्रह मान लीजिए। और अगर आप एक ग्रह हैं और अपने ही घर में बैठे होंगे, तो ये बताइए अपने घर में बैठा हुआ व्यक्ति क्या काम करेगा, कैसी भावनाएं होंगी, वही उस ग्रह पर भी लागू हो जाएगा। केडी पांडे जी, अब हम मान लेते हैं कि आप एक ग्रह हैं और अपने घर में बैठे हैं। ये बताइए अपने घर में आजादी ज्यादा होती है कि नहीं होती है? होती है।
हर जगह से सबसे ज्यादा आजादी कहाँ होती है? अपने घर में। बहुत से लोग यहीं बैठे हैं, ऊपर सूट पहने हैं, शर्ट, लेकिन नीचे जो है उसमें से कुछ लोग निक्कर पहन के बैठे होंगे, हाफ लोवर पहन के बैठे होंगे। तो ये आजादी आपको अपने घर में ही तो मिल रही है। बिना आयरन किया हुआ कपड़ा पहन लिए है, घर में चलेगा। शर्ट आपकी जेब फटी है, चलेगा, आजादी है। अच्छा भी पहन लिए, जैसा पहन लिए वो भी चलेगा। आपको रात के 11 बजे चाय पीनी है, बना लिए, पी लिए। वॉशरूम जब जाना, चले गए। तो जब हम अपने घर में होते हैं तो हम अपना फ्रीडम सबसे ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। हमें बहुत ज्यादा बंधनों में नहीं रहना होता है। यानी अपने घर में जो ग्रह बैठा होगा, स्वराशि का होगा, वह ग्रह जो है इंजॉय करता है, फ्रीडम पाता है, तो वह ग्रह आपको भी वही चीज देगा। अपने घर में अगर कोई है तो बताइए क्या करेगा? अपने घर की देखभाल हर कोई करता है ना। अगर आप अपने घर में हैं तो अपने घर की देखभाल करेंगे आप। कहाँ क्या बन रहा है, कहाँ क्या बिगड़ रहा है, उसका ख्याल करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई आ रहा है बिजली का मीटर उखाड़ के ले जा रहा है, कोई गमला तोड़ के जा रहा है, तो जो हो रहा होगा आप उसे होने देंगे? एक मिनट। हाँ जी। हेलो। इडियट कहीं। तो अगर हम अपने घर में हैं तो हम अपने घर को प्रोटेक्ट करते हैं। घर को प्रोटेक्ट करेंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो हमारा अपना है। हमें पता है कि अगर यहाँ कुछ नुकसान होगा तो उसका सीधा असर हमारे ऊपर, हमारी फैमिली पर आएगी। तो इसलिए स्वाग्रही ग्रह अच्छा माना जाता है। स्वाग्रही ग्रह हमेशा अपने घर के विषयों की रक्षा करेगा, अपने घर में स्वतंत्रता फील करेगा, इंजॉय करेगा, देख रेख करेगा, चीजों को बिगड़ने से रोकेगा। अब इसी का अपोजिट हो गया शत्रु राशि का ग्रह। इसका फलादेश क्या होगा? शत्रु राशि के ग्रह आप ही हैं। अभी तक आप अपने घर में थे, अब आपको आपके शत्रु के घर में छोड़ दिया गया। अब बताइए, क्या शत्रु के घर में हमें आजादी मिलेगी? नहीं। शत्रु के घर में होने से क्या होगा विवेक जी? मन में भय बना रहता है। जब हम अपने शत्रु के घर में होते हैं तो मन में भय बना रहता है। डर रहेगा कि नहीं? शत्रु के घर में रहने से डर लगेगा। आप फ्रीडम एंजॉय नहीं कर सकते। आप जब जो चाहे वह काम नहीं कर सकते। खाना पानी आपको उसके अनुसार मिलेगा, ऊपर से डर भी लगा रहेगा कि मार ना दे, पीट ना दे। भाई शत्रु उसी को तो बोलेंगे। शत्रु किसको बोलेंगे पहले ये बताइए? जो आपका स्वागत करे, आपके आतिथ्य के लिए तैयार रहे, आपके अनुकूल सब काम करे, आपको स्वतंत्रता दे, तब वो शत्रु है? तब वो काहे का शत्रु? तब तो वो शत्रु नहीं है ना। शत्रु होगा तो इन्हीं सब चीजों का अपोजिट करेगा, आपको पीड़ित करेगा, आपको भयभीत करेगा, दबाएगा, डराएगा, आपकी स्वतंत्रता का हनन करेगा। तभी तो वो शत्रु कहलाएगा। तो शत्रु के घर में होने से ग्रह भयभीत हो जाता है। अगर कोई ग्रह भयभीत है तो वह उस जातक को परिणाम कैसा देगा? भयभीत करने वाला ही तो देगा। इसीलिए जब ग्रह शत्रु राशि में होता है, उसकी दशा होती है, तो जिंदगी में डर बना रहता है। कुछ गलत हो या ना, मन में डर बना रहेगा। नौकरी ना छूट जाए, कर्जा कहीं ना डिफॉल्ट हो जाए, कहीं बीमार ना हो जाऊं। हो भी सकते हैं, लेकिन नहीं भी होंगे तो डर बना रहेगा। क्योंकि शत्रु राशि का ग्रह डरा हुआ रहता है, भयभीत रहता है, चिंतित रहता है, वह स्वतंत्रता का लाभ नहीं उठाता है। तो उसके समय में भी हमें वही चीजें मिलेंगी। तो इसीलिए शत्रु राशि के ग्रह का फलादेश इस प्रकार से समझना है। चौथा भाव है कुंडली का, आपका परिवार का, उसमें कोई शत्रु राशि का ग्रह बैठा हुआ है चौथे भाव में। अब शत्रु राशि का ग्रह चौथे भाव में क्या करता है? डरा डरा सा रहेगा। तो उस व्यक्ति के परिवार में डरा डरा सा माहौल उस व्यक्ति के लिए रहेगा। व्यक्ति बहुत
आसानी से सबके साथ, परिवार के साथ एंजॉय नहीं कर पाएगा, घर में मन नहीं लगेगा, मन करेगा घर से निकल जाए। भाई शत्रु राशि में जो ग्रह है वो क्या सोचेगा कि शत्रु का घर कब छोड़ दे, तो उसका ज्यादातर मन बाहर लगेगा घर के बजाय। तो ऐसे इस दशा का हमें अवलोकन करना होगा। तो दो चीजें आप समझ लिए, स्वराशि में अगर कोई ग्रह है तो वह अच्छा है, और शत्रु राशि में अगर कोई ग्रह है तो वह, उसके बल में कमी आएगी, वह डरा भयभीत रहेगा, जिससे उसका फल बिगड़ेगा। दूसरा टर्म यही है। मित्र राशि का ग्रह अगर है, कोई ग्रह मित्र के घर में है, तो उसे बली माना जाएगा, उसमें बल आता है, मनोबल उसका बढ़ता है। मित्र राशि का ग्रह, आप ही ग्रह हैं, आप अपने किसी मित्र के घर में गए हुए हैं, मित्र, और इसका अपोजिट भी वही है, शत्रु राशि का ग्रह। मित्र राशि का ग्रह कैसा फल देगा, जैसे सूर्य मंगल के घर में है, मंगल सूर्य के घर में है, गुरु चंद्रमा के, चंद्रमा गुरु के, बुध शुक्र के, शुक्र शनि के, तो मित्र राशि के ग्रह कैसे होंगे। आप अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं, मित्र के घर में व्यक्ति भयभीत नहीं होता। मित्र के घर में क्या होता है, अपने घर में तो सब्जी लाएंगे तब खाएंगे, व्यवस्था देखनी पड़ेगी आपको अपने घर में। भाई आटा लाएंगे, चीनी लाएंगे, चावल लाएंगे, दूध लाएंगे, तब चाय पियेंगे, खाना खाएंगे ना। व्यवस्था देखनी पड़ती है अपन, यानी स्वराशि का ग्रह फ्रीडम तो एंजॉय करता है, लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारी भी रहती है। लेकिन मित्र राशि वाला ग्रह मौज करता है और जिम्मेदारी बहुत कम रहती है। मित्र के घर जाएंगे तो चाय और चीनी लेके नहीं जाना पड़ेगा, वो चाय पिलाएगा, भोजन भी कराएगा, ये नहीं कहेगा जाओ सब्जी लेके आओ, आटा लेके आओ तब खिलाएंगे। तो मित्र के घर में हमारा क्या होता है, वेलकम होता है, स्वागत होता है, सत्कार हमें प्राप्त होता है। तो मित्र राशि में स्थित ग्रह की दशा में हमें क्या मिलता है, हर जगह स्वागत मिलता है, हर जगह सत्कार मिलता है, हमें घूमने टहलने मौज मस्ती करने का अनुभव प्राप्त होता है। यानी मित्र राशि का ग्रह भी अच्छा फल देता है। हालांकि उसकी उसकी भी कुछ मर्यादाएं हैं। अब आप अपने घर में जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं, वैसा व्यवहार आप वहां नहीं कर पाएंगे कि आप चाहे जो पहन लें, चाहे जो वहां पे बोलें। यानी व्यवहार मर्यादित रखना होता है। तो मित्र राशि का ग्रह इंजॉय फुल पाता है, सुख पाता है, लेकिन उसका व्यवहार क्या होता है, मर्यादित रहता है। अब आप अपने घर में हैं, बच्चे को चाटा मार दिए, वॉशिंग मशीन पे चढ़ के बैठ गए, अपने घर में वॉशिंग मशीन के ऊपर चढ़ के बैठ जाइए, कौन रोकेगा। मित्र के घर में वॉशिंग मशीन पे बैठ जाएंगे, और वो किचन वाला वो जो है शेड जहाँ सिंक उंक है, बैठ जाइए, वो कहेगा ये तो पागल हो गया, इसको इसके घर भेजो, अस्पताल भेजो। अपने घर में बैठ जाएंगे तो लोग हंसी मजाक में ले लेंगे, बैठे रहिए। तो थोड़ा व्यवहार अच्छा करना पड़ता है। तो मित्र राशि का ग्रह स्वागत पाएगा, सत्कार पाएगा, श्रम अधिक नहीं करना पड़ता उसे, लेकिन उसे अपना व्यवहार मेंटेन करना पड़ता है अपने घर की अपेक्षा। और इसी का अपोजिट फिर वही होगा शत्रु राशि का ग्रह। शत्रु राशि का ग्रह फिर वही डर भयभीत। तो यानी अगर ग्रह अपनी राशि में है, मित्र राशि में है, तो उसे बल मिलेगा। बल मिलने से ग्रह के कारकत्व तो अच्छे होने लगते हैं, ग्रह जिन भाव का स्वामी है उसके फल अच्छे होने लग जाते हैं। वहीं शत्रु राशि में है तो जहां बैठा है, जिन भावों का स्वामी है, जो कारकत्व है वो पीड़ित होने लग जाएगा। अगला स्टेप क्या है इसमें, तीसरे नंबर पे है उच्च राशि का ग्रह, और अपोजिट क्या है इसके, नीच राशि का ग्रह। उच्च राशि का ग्रह हो तो वह बली होता है, उसकी शुभता बढ़ सकती है, और नीच राशि का ग्रह हो तो वह कमजोर होता है। इसको समझ लेते हैं। उच्च राशि मतलब होता है ग्रह बहुत पराक्रमी हो गया है। उच्च माने होता है पराक्रम से युक्त ग्रह। तो उच्च ग्रह जो कुंडली में होगा वो आपको पराक्रमी बनाएगा। उच्च ग्रह की दशा में आप ज्यादा क्षमता से काम करेंगे, ज्यादा जूझने की क्षमता, सहने की क्षमता, स्ट्रगल करने की क्षमता,
तो उच्च का ग्रह व्यक्ति को उच्च बनाता है, ऊंचाई की तरफ ले जाता है। क्योंकि उच्च का ग्रह पराक्रमी है, तो व्यक्ति भी पराक्रम दिखाएगा और पराक्रमी बनेगा। और नीच का ग्रह इसी का अपोजिट है। जब ग्रह बिल्कुल भी पराक्रम नहीं दिखाना चाहता, भाई बहुत पराक्रम दिखाएगा तो उच्च कहलाएगा। अपने घर में होगा, मित्र के घर में होगा, तो वहां भी पराक्रम दिखाएगा, लेकिन उतन उस स्तर पे नहीं दिखाएगा। शत्रु के घर में भी पराक्रम दिखाएगा, बहुत कम दिखाएगा। लेकिन उच्च वाले में वो पूर्ण पराक्रमी हो जाता है, पूरे बल से, पूरी क्षमता से, तन मन से, हर प्रकार से वो पराक्रम दिखाने लग जाता है। तो उच्च का ग्रह पराक्रमी बनाएगा, और नीच के ग्रह का पराक्रम खत्म हो जाता है। वही समझ लीजिए कि वह जो है मेहनत नहीं करना चाह रहा है, उसकी पराक्रम यानी वो भूल गया है कि कैसे लड़ना है संसार से, दुनिया से कैसे स्ट्रगल करना, जूझना है। उच्च का ग्रह मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जीता हुआ ग्रह। जब आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से संघर्ष करके मेहनत से पाते हैं, तो उस चीज की खुशी अलग होती है। जब आपको बैठे बिठाए घर बना बनाया मिला, बढ़िया बिल्डिंग महल मिल गया, गाड़ी मिल गई बिना मेहनत परिश्रम किए, तो आप उसका सुख अधिक नहीं जानते हैं। लेकिन अगर कोई साइकिल से, मोटरसाइकिल से चल रहा हो और उसे अपनी एक ड्रीम कार खरीदनी हो, कोई भी 10-12 लाख 30 लाख जो भी, जब वह खुद स्ट्रगल करके जब उस कार को खरीदता है, तो उस चीज की खुशी बहुत अलग होती है। क्योंकि वो आपने उसको हासिल किया है, वो आपको मिला नहीं है। मिला तो उसको था जिसको बना बनाया मिल गया, पिता ने दे दिया, घर महल बना है, गाड़ी मिल गया, उसको तो मिल गया, आपको मिला नहीं है। आपने उसे पाया है, आप उसके पास गए हैं, वो पहले से आपके पास नहीं रही है। तो उच्च का ग्रह समझ लीजिए उस राशि को जीतता है, उस राशि पर विजय प्राप्त किया हुआ है। तो एक, मान लीजिए आप एक राजा मैं, दोनों लोग लड़ लिए। जब दोनों लोग लड़ लिए और मैंने आपको पराजित कर दिया, आपके राज्य पे मेरा कब्जा हो गया, तो अब जब मैंने कब्जा कर लिया, तब मेरे अंदर कितनी खुशी होगी। क्यों? अरे बड़ा नाम हुआ, एक राजा ने दूसरे राजा को हरा करके, यानी ये स्थापित हो गया कि इस राजा का पराक्रम बहुत अधिक है, शौर्य अधिक है, इसने उसको पराजित किया, उसके किले पे कब्जा किया। तो उच्च वाला ग्रह ये है, नीच वाला वो हारा हुआ है। हारा हुआ राजा वो नीच वाला ग्रह है, और उच्च वाला ग्रह जिसने जीती है। तो जीत की खुशी अलग होती है। अगर व्यक्ति मेहनत से संघर्ष करके जीत रहा है चीजों को, जूझ करके पा रहा, उसकी खुशी अलग है। ना कि बीवियों की तरीके से फ्री में खुशी मिल जाए, पतियों से लड़ाई लड़के वही से जीत लेती हैं। उसमें तो जरा सा भी स्ट्रगल रहे ना रहे, उनको जीतना ही है, चाहे जो दो दूनी पांच कह के। तो यहाँ पर उच्च और नीच का विषय समझ में आ गया होगा। अब एक चीज समझिएगा, जिसकी कुंडली में, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा नीच भंग हुआ हो, तो बता रहा हूं। अगर किसी की कुंडली में स्वराशि के ग्रह ज्यादा हैं, तो व्यक्ति की जिंदगी कैसी होगी? स्वराशि के ग्रह ज्यादा हो तो व्यक्ति की जिंदगी इजी गोइंग होगी। ज्यादातर ग्रह अपने ही घर में बैठे हैं, यानी जीवन में स्वतंत्रता रहेगा, अधिकार रहेगा, जिम्मेदारी रहेगी, सब चलता रहेगा। अपने घर में बैठे हैं, अपने घर की रक्षा करते रहेंगे, बनाते रहेंगे, चलता रहेगा। ज्यादातर ग्रह स्वराशि के हो तो एक अच्छा सामान्य जीवन व्यक्ति जी लेता है। ज्यादातर ग्रह उच्च के हो तो व्यक्ति एक सामान्य जीवन नहीं जिएगा। व्यक्ति को जीवन में पराक्रम दिखाना पड़ेगा, उसे मिलेगा भी सामान्य से अधिक। स्वराशि के ग्रह इजी गोइंग, आपको घर दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, सारी जरूरतें पूरी करेंगे।
क्योंकि उनका नेचर ही यही है, अपने घर में यानी आराम, जीवन में चीजें आराम से मिलती रहेंगी। मित्र राशि में है तो और भी आराम से मिलेगा, जिम्मेदारी ही नहीं उठानी पड़ेगी, आपकी जिम्मेदारी कोई और उठा लेगा। अरे भाई, मित्र के घर में गए जब, तो आपके सोने खाने का जिम्मेदारी कौन उठाया? मित्र उठा लिया ना। बताइए विजय जी, मित्र के घर में गए जब आप, चाय पीने का आपको टेंशन लेना पड़ा नहीं, वो जिम्मेदारी उठाया, चीनी कहाँ से आएगी, चाय पत्ती कहाँ से आएगी, बनाएगा कौन, क्या खाना खिलाएगा, सोना, 2 4 दिन रहे मौज किए, कोई जिम्मेदारी नहीं। तो मित्र वाली राशि में अगर ज्यादातर ग्रह है तो सारे इंजॉयमेंट और आसानी से मिलते हैं, जिम्मेदारी का और कोई और उठाएगा। भाई जिम्मेदारी उठा रहा है, समझ लीजिए पिता जिम्मेदारी उठा रहे हैं, आपको सुख मिलता जा रहा है। आपके कमरे में एसी लग गया, पिताजी ने लगवा के दिया है। शत्रु राशि में क्या है? हर चीज में तकलीफ रहेगी, हर चीज में बाधा आएगा, डर रहेगा, भय रहेगा। उच्च राशि में अगर ज्यादातर ग्रह हैं तो वो आपको रगड़ेंगे, आपको पराक्रम दिखाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, फिर आप जीतेंगे, लेकिन मिलेगा भी बेहतर फिर। स्वराशि वाला ग्रह जैसे सारी चीजें पूरी करता चला गया बिना इफर्ट के, तो वो सिर्फ उतनी ही देगा जितनी आपकी करंट में जरूरत है, जितने में आप सुखी रह ले। लेकिन जब उच्च वाला देता है तो वह सिर्फ इतना नहीं देता कि आप सुखी रह लें, वह इतना देता है कि आप फिर अगले के लिए परेशान हो जाए। यानी वो आपको संतुष्ट नहीं होने देगा कि भैया चलो स्विफ्ट डिजायर आ गई अब संतुष्ट हैं। नहीं, स्विफ्ट डिजायर आ गई तो अब अगली गाड़ी पर बढ़ेंगे, वो फॉर्च्यूनर पे बढ़ेंगे। एक प्रॉपर्टी ले लिए तो अब दूसरे की तरफ जाएंगे। पराक्रम करना नहीं छोड़ने देगा, क्योंकि वो उच्च का है, वो पराक्रम करवाएगा। तो उच्च ग्रह का ऐसे समझ लीजिए, नीच वाला ग्रह पराक्रम नहीं दिखाता है, इसीलिए वो निर्बल हो जाता है, अशुभ फल देने लग जाता है। नीच वाला ग्रह जो है उसकी जो ऊर्जा है, जो रश्मि है, रश्मि मतलब प्रकाश से निकली हुई ऊर्जा, तो उस ग्रह की जो ऊर्जा निकलती है वह बहुत फीकी पड़ जाती है, बहुत फीकी। आप ऐसे समझ लीजिए, बहुत दूर से आपके चेहरे पे मैं टॉर्च मारूंगा जब, तो ना आपकी आंखें उसमें चमक आएगी, और ना ही आपको उससे दिक्कत होगी, बहुत दूर की लाइट है, आंखों पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब पास से पड़ेगा तो आंखें एकदम से क्या हो जाएगा, मुलमुला जाएगा, ऐसे वैसे करेंगे। क्या बोलते हैं आंखों पे तेज लाइट पड़ना। तो उच्च माने कि ग्रह का प्रकाश आपकी कुंडली में बहुत तेज है, ग्रह की जो रश्मि है वह आपकी कुंडली में एकदम से सामने से, नजदीक से पड़ रही है। और नीच माने हो गया, समझ लीजिए वही दूर वाली रोशनी है, लग रहा है कि रोशनी पड़ रही है। उसकी रश्मि कम हो गई, जब उसकी ऊर्जा कम हो गई तो आप उसमें क्या होंगे। अब चौथी आ जाना, मैं यही बोलना नहीं चाह रहा था, भूल गया था सब। धन्यवाद आदर्श जी, आपको याद है था। तो नीच वाले ग्रह की ऊर्जा कम हो जाती है, इसलिए वो बिगड़ जाता है। भाई आपके घर में वोल्टेज आ रहा है, बिजली जल रही है, 240 वोल्ट आ रहा है तो चीजें अच्छी चल रही हैं, टीवी फ्रिज बल्ब सब जल रहा है। लेकिन उसी 240 वोल्ट की जो सप्लाई आ रही है, वही 50 वोल्ट 100 वोल्ट हो जाए, तब अब बिजली सही तरीके से काम नहीं करेगी। इंडक्शन हो सकता है ना चले, वॉशिंग मशीन ना चले, फ्रिज ना चले, लाइट भी ऐसे धुंधली धुंधली सी जलेगी। तो वही समझ लीजिए नीच के ग्रह की लाइट धुंधली हो गई है, इसलिए वह अशुभ हो गया है। तो आपको समझ में आ गया, स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि, और इसके अपोजिट में दो चीजें खड़ी हुई, शत्रु राशि और नीच राशि। कोई भी ग्रह कैसे बैठा है उसी स्थान पे खुद को रख लीजिए, उस ग्रह का फलादेश आपको समझ में आ जाएगा। आप भी मान लीजिए चंद्रमा आपका मन है, तो आप मान लीजिए आप ही चंद्रमा है, चंद्रमा छठे भाव में, छठा भाव रोग ऋण का है,
तो अब आप समझ लीजिए कि आप अपना मन है और आप रोग ऋण में हैं। अब बताइए, आपका मन जहाँ, वैसी ही चीजें तो आएंगी। छठा भाव सेवा का है, नौकरी का है, तो मन लगा है वहां पर। खुद उस ग्रह को, अपने आप को उस ग्रह के स्थान पे रख के फलादेश जब बनाएंगे तो ज्यादा बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, सामने वाले को समझा पाएंगे। अगला क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट इज वक्री ग्रह और अस्त ग्रह। वक्री, रिट्रोग्रेड एंड कंबस्ट, समझ लेते हैं। वक्री ग्रह को देखिए बलि में रखा गया, वक्री होने से ग्रह बलवान हो जाता है। वक्री होने से ग्रह क्या होता है, बलवान होता है। अस्त होने से क्या होता है, कमजोर होता है। अब वक्री और अस्त को समझ लीजिए। बीच बीच में गला रुक जा रहा है, 2 दिन से पानी छोड़े हैं ना गर्म वाला, आप ठंडा पी रहे हैं तो दिक्कत तो होगी अब, एक बार सर्दी वर्दी भी होगी। तो वक्री और अस्त, वक्री ग्रह किसको बोलते हैं। वक्री शब्द का सीधा अर्थ समझ में आता है उल्टा। वक्री माने उल्टा। तो क्या अगर कोई ग्रह वक्री हुआ सीमा जी, तो वो उल्टा चलने लगेगा। बुध जो सूर्य के चक्कर काट रहा था, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, तो अब क्या वह क्लॉकवाइज चलने लगेगा। दाएं से चल रहा था तो क्या अचानक बाएं चलेगा, बाएं से अचानक से दाएं हो जाएगा। वक्री मतलब क्या होता है कि ग्रह कभी भी उल्टी चाल नहीं चलता है राकेश जी। कोई भी ग्रह कभी भी उल्टा चलता ही नहीं है, उल्टा चलेगा तो बवंडर हो जाएगा। भाई हम आप 5-6 फीट के मनुष्य लोग सीधा जा रहे हैं, 2 कदम उल्टा कर लें कुछ नहीं होगा। लेकिन पृथ्वी सीधे चल रही है और अचानक से उल्टा घूमने लगे, सारे सुनामी आ जाएगी, पहाड़ों में जो है भूकंप आएंगे, दरार आएंगे, सब चीजें बदल जाएंगी, विनाश हो जाएगा। तो कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता है, बशर्ते सिर्फ उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है, और उसी को वक्री होना बोलते हैं। उल्टा चलता हुआ प्रतीत कैसे होता है, देखिए। सूर्य केंद्र है, हमारे सौर मंडल का केंद्र कौन है, सूर्य। सूर्य के चारों तरफ हम लोग घूम रहे हैं। हर एक सौर मंडल में जो सूर्य है वह उस सौर मंडल का नारायण है। तो सूर्य ही संचालित कर रहा है, हम सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। ऐसे हम घूम रहे हैं, हम घूम रहे हैं मतलब हमारी पृथ्वी घूम रही है। ऐसे बुध घूम रहा है, शुक्र घूम रहा, बृहस्पति घूम रहा, शनि घूम रहा, मंगल घूम रहा, सब घूम रहे हैं। ऐसे गोल गोल घूमते समय आप ऐसे गोला बना लीजिए, चलिए मैं बनाता हूं। जैसे मान लीजिए ये सूर्य महाराज हैं। अब पृथ्वी इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रही है। पृथ्वी घूमने का एक निश्चित पथ होता है, ये नहीं चाहे जहां से घूम ले। पृथ्वी ऐसे ऐसे चाहे जहां से नहीं घूमेगी, उसका फिक्स एक मार्ग है, उसी मार्ग पे बार बार घूमती है। ऐसा नहीं चाहे जहां लेफ्ट राइट मार दे, चाहे जहां नहीं घूमती है। तो ये बीच में सूर्य है, इसके चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है। मान लीजिए पृथ्वी ये है, अब पृथ्वी इसी रेखा पर घूमेगी। इधर अगला ग्रह आ गया मंगल, ये मंगल घूम रहा है सूर्य के चारों तरफ। तो पृथ्वी यहाँ है, मंगल यहाँ है। कभी पृथ्वी यहाँ होगी, मंगल यहाँ होगा। कभी पृथ्वी यहाँ होगी, मंगल यहाँ होगा। लेकिन कभी पृथ्वी यहाँ होगी, पृथ्वी यहाँ होगी और मंगल भी उसी के आसपास रहेगा। ऐसे घूमते घूमते होता रहेगा ना, कि दोनों एक दूसरे के काफी पास से आएंगे। दोनों के जो घूमने वाली रेखा है, लाइन है, परिभ्रमण पथ है, जो घूमने का उनका एक्सेस है, वो बहुत पास आ जाएगा। अब इसको ऐसे समझिए कि जब मान लीजिए पृथ्वी यहाँ है, घूमते हुए चल रही है, और ये मंगल का है पथ और मंगल यहाँ है।
बताइए, पृथ्वी और मंगल के बीच दूरी है कि नहीं है? है, बहुत दूर है। पृथ्वी यहाँ है, मंगल यहाँ है। लेकिन मान लीजिए पृथ्वी यहाँ है और मंगल भी यहीं आ गया। अब दोनों के बीच की दूरी काफी कम है, और यहाँ पर दूरी इतनी लंबी थी, बहुत लंबी थी। तो ऐसे जब ग्रह घूमते हैं तो बहुत बार दूसरे ग्रह जो है पृथ्वी के निकट आ जाते हैं, घूमते घूमते। कहाँ आ जाते हैं? पृथ्वी के निकट आ जाते हैं। जब दो गति करने वाली चीजें, दो चीजें हो जो दोनों चल रही हो, गति कर रही हो, जब वो पास पास आते हैं ना, तो जो पहली गति वाली चीज है उसे लगता है कि दूसरी पीछे जा रही है, और दूसरी वाली को लगता पहली पीछे जा रही है। ट्रेन में सफर करते समय बहुत बार ऐसा आपको लगा होगा कि जब बगल से कोई ट्रेन जाती है तो हमें लगता है कि वो ट्रेन आगे नहीं पीछे जा रही है। ऐसा हुआ है कभी? बहुत बार हुआ होगा, देखे होंगे। ऐसे बहुत बार क्या लगेगा, ट्रेन रुकी, आप ट्रेन में बैठे हैं, लेटे हैं, ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकेंगे तो, और एक दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, चल रही है, आपकी ट्रेन धीरे धीरे चलना शुरू की, लेकिन आपको क्या लगेगा कि मैं नहीं चल रहा हूं, वो जो बगल वाली ट्रेन है वो पीछे जा रही है, मैं तो वही हूं। ऐसा फील होता है। नहीं फील होता, ट्रेन में जाके बैठ लीजिएगा, अनुभव कर लीजिएगा। या फिर कभी बस से सफर करिए। बस से आप सड़क पर देखिएगा पेड़ पौधे को, और बस की स्पीड ज्यादा रहे, स्पीड ज्यादा रहने पर ज्यादा महसूस होगा। बस थोड़ी गति पा जाए, बस में बैठ के खिड़की से झांकिए, जितने नजदीक में पेड़ पौधे को देखेंगे ना, मान लीजिए ऐसे सड़क है, बगल में पौधे लगे हैं और बस तेजी से जा रही है, बाहर जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि बस आगे नहीं, ये पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं। और जब दूर देखेंगे तब वहां धीमा दिखाई देगा, वहां लगेगा पेड़ पौधे नहीं, मैं ही आगे जा रहा हूं। दूर स्थान पर जब देखेंगे, क्योंकि तब दूरी बढ़ गई, विजन क्लियर हो गया। तो ऐसे जब कोई ग्रह पृथ्वी के निकट आ जाता है, क्योंकि पृथ्वी भी तो गति कर रही है, तो पृथ्वी से देखने पर वो भी गति कर रहा है, पृथ्वी भी गति कर रही है। तो चूंकि पृथ्वी की गति जिस हिसाब से है, उस ग्रह की गति जिस हिसाब से है, उसमें वहां पर बैठे हुए लोगों को, मंगल पे बैठे हुए व्यक्ति को लगेगा ये पीछे जा रहा है, और यहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति को लगेगा वो पीछे जा रहा है, क्योंकि अब बराबरी का मैटर आ गया। और ये बराबरी का मैटर आया क्यों? क्योंकि दोनों ग्रह पास पास में आए। जब दूर दूर होते हैं ना, तब नहीं दिखता, तब लगता वो भी जा रहा, मैं भी जा रहा हूं, तब सही चीज मिल जाता है। लेकिन जब कोई चीज पास पास, बगल बगल से गति करती है, तब ये इल्यूजन होता है, भ्रम होता है, तब लगता है उल्टा जा रहा, तो उसी को हम वक्र गति बोल देते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे खास बिंदु है वह यह है कि ग्रह वक्री कब हुआ? जब वह पृथ्वी के निकट हुआ। अब आप बताओ, जो चीज निकट आ जाएगी उसका प्रभाव ज्यादा होगा कि नहीं? यह ग्रह, नक्षत्र, सौरमंडल, ब्रह्मांड कैसे चल रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल से, सब एक दूसरे को अपनी ग्रेविटी से बांधे हुए हैं। तो जब दो ग्रह पास पास आ जाएंगे तो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण, एक दूसरे को ज्यादा प्रभावित करने लगेगा। तो मंगल का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पृथ्वी पर अगर बढ़ेगा तो पृथ्वी पे रहने वाले जीवों पर बढ़ जाएगा कि नहीं? वक्री ग्रह बलवान क्यों होता है, ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मंगल पृथ्वी के बगल आ गया है तो मंगल का प्रभाव भी तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि दूरी क्या हुई है, घट गई है। मैं 400 मीटर दूर से आपको टॉर्च जला रहा हूं तब, और धीरे धीरे पास आऊंगा तब प्रभाव बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? 400 मीटर दूर से बुला रहा हूं, सुनो सुनो सुनो, और पास आके तब ज्यादा प्रभाव बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जब मंगल बगल से गुजर रहा है, दूरी जब कम हो गई किसी भी ग्रह की पृथ्वी से,
तो वो वक्री हो गया, उल्टा चलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन चूंकि वो पास में आ गया है, इसलिए उसका बल क्या होता है, बढ़ जाता है। उच्च ग्रह भी पास आने नहीं, उच्च ग्रह पास आने से नहीं होता है, उसकी रश्मियां बहुत तेज बढ़ जाता है। मतलब 10 वाट का बल्ब के बजाय जान लीजिए 50 वाट का बल्ब लग गया है। तो वक्री समझ में आ गया। पृथ्वी के निकट आने से ही क्या होता है, पृथ्वी पर प्रभाव पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा, तो वह बलवान हो जाएगा, क्योंकि अब उसका असर ज्यादा आ जाएगा। अभी एक चीज छूट गया था क्या, जब नीच का ग्रह हमने बताया खराब, तो कुछ लोगों के दिमाग में आओगा नीच भंग। वो नीच भंग अलग से पढ़ेंगे हम लोग, वो राजयोग में आता है, राजयोग अध्याय में पढ़ाया जाएगा। नीच का ग्रह कितना भी अच्छा हो जाए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, उसका कारकत्व तो नहीं अच्छा होता है। जैसे चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, मानसिकता है, मन की प्रसन्नता, नीच भंग होगा तो चंद्रमा धन दिलाएगा, वैभव दिलाएगा, लेकिन चंद्रमा से जिन चीजों का विचार होता है ना, वो नहीं बदलेगा। चंद्रमा जिस भाव का स्वामी है, नीच भंग होने से उस भाव का फल अच्छा करेगा, कारकत्व पे असर नहीं पड़ता। अगर शनि नीच का है, नीच भंग होगा, धन सुख साधन संपन्नता देगा, लेकिन जो कारकत्व है शनि का, आंखों में पीड़ा, सिर में पीड़ा, मेष राशि में बैठने के बाद वो देगा। कारकत्व का नीच भंग नहीं होता है। उसका पूरा नाम नीच भंग नहीं है, नीच भंग राजयोग है। राजयोग माने धन संपत्ति से है। तो वक्री समझ में आ गया। अगला टर्म है हमारा वक्री का अपोजिट अस्त। वक्री में एक चीज और है, कोई ग्रह वक्री कब होता है, जब वह सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो। पृथ्वी के तो निकट आएगा, लेकिन सूर्य से दूर हो जाएगा, तभी वक्री होगा। सिर्फ शुक्र और बुध को छोड़ के, गुरु को देखेंगे, मंगल को देखेंगे, शनि को देखेंगे, ये तब वक्री होते हैं जब सूर्य से दूर हो। जब ये सूर्य से छठे भाव में, सूर्य से आठवें भाव में जाएंगे, नौवें भाव में जाएंगे, तो आमतौर पर वक्री होते हैं। सूर्य से 7 8 9 भाव में जाने पर ये वक्री हो जाते हैं, अधिकतम दूरी पर। ऐसे इसी का अपोजिट है, जैसे ग्रह सूर्य से दूर होने पर वक्री होता है, ऐसे अगर सूर्य के पास आ जाए तो अस्त होता है। तो वक्री होने पर ग्रह चूंकि पृथ्वी के निकट है और सूर्य से दूर है, सूर्य माने राजा, अगर कोई व्यक्ति राजा से दूर है तो उसका बल बढ़ता है, और अगर कोई व्यक्ति राजा के पास हो तो उसका बल घटता है। क्यों? क्योंकि जब आप मेन अथॉरिटी के ही साथ रहेंगे, राजा के साथ, तो आपकी चलेगी ही नहीं। भाई मान लीजिए हम डायरेक्टर हैं, आप एम्प्लॉई हैं, आपकी पोस्टिंग हो गई दिल्ली, हमने कर दिया, दिल्ली में है, कमरा उमरा आपको मिल गया, काम कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, कान में हेडफोन लगाए हुए हैं, गाना सुन रहे हैं, लैपटॉप लेके बैठे। लेकिन अब मैं आ गया, 3 दिन मैं भी वही हूँ आपके साथ। अब आप बताइए, अब आप हेडफोन नहीं लगाएंगे, पहले थोड़े फ्रीडम इंजॉय करते थे, अब नहीं कर पाएंगे। अब ये होगा साहब आए, अब हमको दिखाना है कि हम काम करते हैं, काम करते हुए दिखाएंगे, दिन भर व्यस्त रहेंगे। पहले खाते पीते हुए भी काम कर रहे हैं, गाना भी गुनगुना ले रहे हैं। सूर्य राजा है, अथॉरिटी है, जब उसके पास कोई चला जाएगा तो वो निस्तेज हो जाएगा। राजा के सामने किसी की पावर काम नहीं करती है। दूर है तब राजा से दूर है, उस समय राजा आपको देख नहीं रहा, आप इंजॉय करते हैं अपने फ्रीडम का, अपने अधिकारों का। किसी को डपट देंगे, डांट देंगे, कोई शिकायत लेके आ गया, ये चीज, आदमी डूब रहा है, मदद भेजो मदद भेजो, दिक्कत होगी। वही अगर लखनऊ में घटना हो रही है, तब शासन प्रशासन एक्टिवेट हो जाएगा, अरे भैया लखनऊ में हो रहा है, यहीं पर मुख्यमंत्री रहते हैं, अभी तो बड़ा कांड हो जाएगा, तुरंत। तो ये अंतर आ जाता है। पहला कारण कि सूर्य के साथ जाने से उस ग्रह की अपनी शक्तियां छिन जाती हैं।
छिन नहीं जाती, रहती हैं, लेकिन चूंकि सूर्य राजा है तो राजा के सामने किसी की पावर उस समय काम नहीं करती। आपने किसी को कुछ कहा तो राजा के साथ है, राजा तुरंत उसका अपोजिट भी कर सकता है। किसी को आपने कहा कि लाओ 100 रुपए का फाइन भरना है, राजा बगल में वो तुरंत कह देगा नहीं छोड़ दो माफ कर दो, तो आप क्या कहेंगे? माफ करना है आपको। लेकिन राजा साथ में नहीं है आपके, सबसे बड़ी अथॉरिटी आप हैं, कलेक्टर साहब आप हैं, कह दिए 100 रुपया फाइन लगा तो वो देगा। लेकिन जब राजा के साथ में है, डीएम है साथ में मुख्यमंत्री है, डीएम ने लगाया, मुख्यमंत्री ने कहा चलो छोड़ो, तो आपकी अथॉरिटी फीकी पड़ जाती है। तो इसलिए सूर्य के साथ जाने से ग्रह के अधिकार कभी भी सूर्य भंग कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, सूर्य एक बड़ा प्रकाश का पुंज है। इस संसार में हर वस्तु में अपनी एक चमक होती है, ये जो काला चीज है ना इसमें भी चमक है। अगर उसमें चमक ना होती तो हमें दिखाई ना देता। काला जूता, पैंट, कोट, सब सब में अपनी एक चमक होती है, हर वस्तु में। ऐसे हर ग्रह में चमक है, हर व्यक्ति में चमक है। तो हर ग्रह में अपनी एक चमक है। लेकिन सूर्य की चमक इतनी तेज है, इतनी तेज है, अगर कोई उसके बगल जा करके उसकी सीध में जा करके बैठेगा तो सूर्य की चमक के आगे उसकी चमक खो जाएगी। जैसे दिन के समय आप 10 वाट का बल्ब जला दीजिए, उसका असर फीका नहीं पड़ जाता, लेकिन रात के समय जलाइए तो वही 10 वाट का बल्ब बहुत प्रकाश दे देता, बड़ा अच्छा लगता है। दिन में वही बल्ब जलाएंगे तो उसका असर कम हो जाता है, सूर्य के प्रकाश के आगे प्रकाश दूसरों का फीका हो जाता। तो ये कारण ये भी है कि अस्त ग्रह का अपना प्रकाश फीका पड़ गया, उसकी अपनी रश्मि सूर्य में मिल गई, खत्म नहीं होती है। वर्षा जी, आप दोपहर को 12 बजे एक बल्ब जलाइए बाहर, तो क्या बल्ब जलेगा नहीं? क्या बल्ब से प्रकाश नहीं निकलेगा? बल्ब उतना ही तेज जलेगा जितना तेज रात को 12 बजे जलता है। वो जल उतना ही तेज रहा है, लेकिन हुआ क्या? दिन में उसका जो प्रकाश था वो सूर्य के प्रकाश में मिंगल हो गया, मिल गया, इसलिए अपना अस्तित्व खो रहा है। तो सन के साथ स्थित प्लैनेट अपनी ऊर्जा को, अपने प्रकाश को, अपनी रश्मि को, अपने तेज को सूर्य के साथ मिक्स कर देता है, इसलिए वो अस्तित्व अपना पूर्ण रूप से नहीं इंजॉय कर पाता। तो अस्त ग्रह कमजोर माना जाएगा, ठीक। वह दूसरे के नियंत्रण में चला जाता है, दूसरे के नियंत्रण माने सूर्य के नियंत्रण में, उसका बल कम हो गया, इसलिए अस्त ग्रह परेशान करता। अब बताइएगा, कोरिलेट करना है। अगर अस्त ग्रह अपने राशि में है, स्वराशि का ग्रह अच्छा है, अस्त का ग्रह कमजोर है। अगर ग्रह अपने घर में अस्त है, दूसरा टर्म शत्रु के घर में अस्त है, कौन सी ज्यादा बुरी कंडीशन है? शत्रु के घर में अस्त है तब। अपने घर में अस्त है अगर, तो कम से कम अपने घर में है, अपनी अथॉरिटी अपने घर में किसी को दे रहा है। बुध अस्त हुआ सूर्य से अपने घर में, यानी राजा बुध के घर में आया, अपने घर में आप अपना अधिकार दूसरे को दे रहे हैं। और दूसरे में क्या हुआ, शत्रु के घर में जा करके आप निस्तेज हो रहे हैं, आपकी पावर खत्म हो रही है। एक तो है शत्रु के घर में पावर भी आपकी छीनी जा रही है, तब ज्यादा बुरा है। उच्च के हैं और अस्त हैं, और नीच के हैं तब अस्त हैं। अस्त तो हमेशा उसमें बल तो नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम घर तो अच्छा मिला है। जब घर भी अच्छा नहीं मिलेगा और अस्त भी रहेगा तब ग्रह निकम्मा हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अगला टर्म क्या है, 2 टर्म और पढ़ेंगे आज बस, नहीं तो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। वक्री हो गया, वक्री में ग्रह पृथ्वी के समीप आ जाता है और सूर्य से दूर हो जाता है, इसीलिए बलवान है। अस्त ग्रह में इसी का अपोजिट हुआ है। वक्री में ग्रह सूर्य से दूर होता है, राजा से दूर है,
और अस्त में क्या हुआ, राजा के पास आ गया तो खत्म हो गया उसका तेज। अगला है वर्गोत्तम ग्रह, और इसी का अपोजिट है नीच नवमांस का ग्रह। वर्गोत्तम किसको बोलते हैं? व्हाट इज वर्ग उत्तम? वर्ग को बोलते हैं डिवीजन। वर्गोत्तम डिविजनल चार्ट होते हैं ना, लगन कुंडली के अलावा नवमांश, दशमांश, त्रिशांश, विषांश, चतुर्विशांश, चतुर्थांश, देशकाल, तमाम कुंडलियां होती हैं। कोई ग्रह लगन कुंडली में जिस राशि में बैठा है, आपके लगन कुंडली में, जन्म कुंडली में कोई ग्रह जिस राशि में बैठा है, उसी राशि में नवमांश कुंडली में भी हो, तो उसे वर्गोत्तम बोलते हैं। इससे ग्रह को बल मिलता है। क्यों? देखिए, नवमांश कुंडली क्या होती है? एक राशि का नौवां भाग करना। ये नौवां भाग माने नवम भाव से लिया गया है, यानी भाग्य का जड़ छिपा होता है, भाग्य का बीज होता है नौवां अंश। बोल रहा हूं फिर से, भाग्य का बीज नौवें अंश में है। एक राशि का को 9 भागों में बांट देना क्या कहलाता है? नवमांश। जिस राशि में लगन कुंडली में है, उसी राशि में नवमांश कुंडली में है, तो वर्गोत्तम कहलाएगा। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, कोई व्यक्ति जैसा है वैसा ही दिखे, वैसा ही अपने आप को प्रेजेंट करे, ये जरूरी थोड़े है। व्यक्ति हो सकता है अच्छा हो, लेकिन बुरा व्यवहार कर जाता हो, समाज उसे बुरा नजर से देखता हो सकता है बुरा हो, बाहर से अच्छा बना हुआ हो। लेकिन अगर वर्गोत्तम होता है ग्रह, तो अंदर बाहर दोनों सेम हो जाएगा। आप ही वह ग्रह हैं। लगन कुंडली में आप मेष राशि में हैं और नवमांश में भी मेष राशि में हैं, तो आप अंदर और बाहर दोनों से एक जैसे हैं, यानी उस ग्रह की प्रकृति स्थिर हो जाती है। उस ग्रह का जो व्यक्तित्व है उसमें स्थिरता आ जाएगी, बनावटीपन कम रहेगा। वर्गोत्तम ग्रह जैसा अंदर से दिखता है वैसा ही बाहर है, ना कि सभ्य बनने का नाटक करेगा। सभ्य है वह तो सभ्य है, असभ्य है तो असभ्य है। वर्गोत्तम में राशि को क्यों लिया गया? देखिएगा, राशि के तत्व होते हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अगर लगन कुंडली में कोई ग्रह जल में बैठा है, जल वाली राशि में, और नवमांश में भी जल वाली राशि में बैठा है, तो इधर भी जल उधर भी जल, अपोजिट करिए। लगन में जल में बैठा है, नवमांश कुंडली में आग में बैठा है। अब विरोधाभास हो गया ना, पानी और आग में विरोधाभास है कि नहीं है? है। तो नवमांश कुंडली में अगर ग्रह उसी राशि में है जिसमें लगन में है, तो इससे क्या होगा? ग्रह का तत्व, राशि तत्व दोनों में बराबर एक समान हो जाएगा। मेष राशि में लगन में है, मेष राशि में नवमांश में है, तो यानी लगन में भी वह आग में ही बैठा है और नवमांश में भी आग में ही बैठा है, यानी वह अपना व्यवहार एक जैसा रखेगा, वही आग वाला। अगर इधर आग में है, एक में पानी में है, अब अनिश्चित हो गया, कभी वो आग वाला व्यवहार दिखा देगा, कभी पानी वाला दिखा देगा। इधर वायु में बैठा है, उधर जल में बैठा है। लगन और नवमांश दोनों में राशियों को सेम राशि में होने पर क्या होता है? उसके राशि स्वामी एक हो जाते हैं, लग्न नवमांश से तत्व एक हो जाता है। तो इसलिए वह ग्रह कुंडली में बल प्राप्त कर लेता है, शुभता इसलिए आ जाती है क्योंकि उसके अंदर से बनावटीपन निकल जाता है। उसमें जो है तत्व दोनों, लगन और नवमांश के एक होने से वह उस तत्व में अपने समय में, दशा में ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन कर देगा, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूज होगा।
कि मैं लगन में अग्नि में हूं, वहां जल में हूं, आग दूं कि पानी दूं। इसका अपोजिट है नीच नवमांस। अगर कोई ग्रह लगन कुंडली में कितना भी अच्छा हो, उच्च का हो, स्वराशि का हो, कुछ भी हो, नहीं उसको तत्व, अगर सेम राशि में नहीं है लेकिन सेम तत्व में है, तो उसको तत्व वर्गोत्तम बोलते हैं। उसका असर बहुत कम रहता है लेकिन असर कम हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे में राशि लॉर्ड बदलने की संभावना रहती है ना, इसलिए जब राशि लॉर्ड भी वही है तब ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन आ जाएगा। तो वर्गोत्तम का अपोजिट हो जाएगा नीच नवमांस में स्थित ग्रह। अगर नवमांस कुंडली में ग्रह नीच का है, तो आप ऐसे समझिए कि बाहर से बहादुर बन रहा है लेकिन अंदर उसके पराक्रम नहीं है। नीच माने क्या, कि जिस ग्रह का पराक्रम खत्म हो गया वही क्या है, नीच का है। उच्च माने पराक्रमी, नीच माने अपराक्रमी। लगन में पराक्रमी है लेकिन नवमांस में नीच का होकर के उसका पराक्रम ही खत्म हो गया। बाहर से दिख रहा है कि मोटा तगड़ा सुंदर है, हिष्ट पुष्ट है, बलवान है, लेकिन शरीर में दम नहीं है, कमजोर है वो। शरीर सूजन में है, शुगर के कारण, डायबिटिक के कारण शरीर फूली हुई, या कोई भी कारण हो, वो टिकाऊ मजबूती नहीं है। तो नौमांस में नीच होने से भी ग्रह क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है।